हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इस एक्सरसाइज का जो ये वाला पार्ट है वीडियो का, यानी कि पार्ट 3, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम वो डिस्कस करने वाले हैं जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है जो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। सो लेट अस सी। हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पे। फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, यहाँ पे x की जगह n लिया गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले 1 के लिए देखते हैं क्या करेंगे। 1 के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक n हमारा ऑड है तो ये वैल्यू होगी fn की, और अगर n इवन है तो ये वैल्यू होगी fn की। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट दो नंबर ले लेने हैं n और m जो बिलोंग करते हैं किसमें, नेचुरल नंबर के सेट में। और ये नेचुरल नंबर का सेट कौन सा वाला है, कि डोमेन वाला नेचुरल नंबर का सेट हमने लिखा है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम ऐसा लेट कर लें कि fn इज इक्वल्स टू fm है, अगर ऐसा हम लेट कर लें तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। ये n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, और सिमिलरली m भी इवन ऑड कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1, क्योंकि डिफरेंट केसेस बनेंगे। इफ़ n एंड m बोथ आर इवन, ऐसा हो सकता है कि दोनों इवन हो। अगर दोनों इवन है तो fn इज इक्वल्स टू fm की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे fn इज इक्वल्स टू fm। ये क्या इम्प्लाई करेगा, fn है हमारे पास, अगर इवन है तो ये वाला यानी कि n-1, और fm है तो भी यही वाला, तो ये हो जाएगा m-1। दोनों तरफ से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा n इज इक्वल्स टू m। और हमने लास्ट के दो वीडियोस में देखा है कि fn इज इक्वल्स टू fm से अगर हम n इज इक्वल्स टू m प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन 1 है। फंक्शन अगर ये n और m दोनों इवन है तो 1 है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सारे केसेस देखने हैं। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है कि हमारे n और m जो दोनों हैं ये दोनों ही ऑड हों। तो यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ बोथ आर ऑड। तो fn इज इक्वल्स टू fm क्या इम्प्लाई करेगा, ऑड के केस में ये है हमारे पास, ये हो जाएगा n+1 इज इक्वल्स टू m+1। दिस इम्प्लाइज ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल्स टू m। ये हमने ऑड के केस में कर लिया। बट ऐसा भी हो सकता है कि n हमारा ऑड हो और m हमारा इवन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि m ऑड हो और n इवन हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए, हम किसी भी एक को ऑड ले लें और दूसरे को इवन ले लें तो हमारी कंडीशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि n और m ऑलरेडी आर्बिट्ररी हैं। केस 3 लिखेंगे। केस 3 क्या है, इफ़ n इज़ ऑड एंड m इज़ इवन, ऐसा केस ले लेते हैं। अगर n ऑड है और m इवन है तो fn माइनस fm, यहाँ पे fn इज इक्वल्स टू fm क्या इम्प्लाई करेगा, n हमारा ऑड है यानी कि ये वाला n+1 इज इक्वल्स टू fm क्या है हमारे पास, इवन है, तो ये वाला m-1। दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पे ये n+1 क्या हो गया, n हमारा एक ऑड नंबर था, ध्यान दे। तो अगर ऑड नंबर में हम 1 प्लस कर देते हैं तो वो इवन हो जाता है। दिस इम्प्लाइज ये इवन नंबर है, यहाँ पे लिख देंगे इवन नंबर इज इक्वल्स टू m। m हमने देखा था कि m हमारा इवन नंबर है, और इवन नंबर में से अगर आप एक 1 माइनस कर देंगे तो वो ऑड नंबर हो जाता है। इवन नंबर इज इक्वल्स टू ऑड नंबर, एंड ऑब्वियसली इवन नंबर ऑड नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, इफ़ n इज़ ऑड एंड m इज़ इवन, देन अगर ये दोनों ऑड और इवन यानी कि डिफरेंट हैं तब fm के इक्वल नहीं होगा। ये आ गया। तो अगर हम तीनों केस कंबाइन कर लें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग द 3 केसेस। फर्स्ट केस में 1 1 आया, सेकेंड केस में 1 1 आया,
थर्ड केस में हमने देखा कि 1 1 तो नहीं आया, बट लेकिन ये भी प्रूव हो गया कि अगर एक इवन है एक ऑड है तो fn इज इक्वल्स टू fm भी नहीं आएगा, यानी कि दो डिफरेंट नंबर्स की सेम इमेज नहीं आ रही है। तो यहाँ से भी एक तरह से ये 1 1 ही प्रूव हो गया, क्योंकि तीनों कंडीशन में 1 1 है। दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। नेक्स्ट अगर हम ऑन टू के लिए चेक करें तो ऑन टू के लिए n हमारा क्या हो सकता है, n या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, तो यानी कि दो केसेस हैं। तो केस 1, इफ़ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर इज़ इवन, अगर n इवन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, n माइनस वन। अगर हम इवन नंबर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन इज़ ऑड। तो यहाँ पे देखते हैं इमेज n माइनस वन की कितनी आएगी। n माइनस वन एक ऑड नंबर है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। और ध्यान आपको क्या देना है कि जो यहाँ इनपुट होता है उसमें +1 हो रहा है। तो यहाँ पे इनपुट कितना है, n माइनस वन, और इसमें +1 हो रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा। यानी कि अगर हम कोई भी n लाना चाहें, कोई भी इवन n लाना चाहें, 2 अगर हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे प्री इमेज इसकी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर हमें यहाँ पे 4 चाहिए तो यहाँ पे प्री इमेज 3 मिलेगी। अगर 6 चाहिए तो प्री इमेज हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे हर इवन नंबर के लिए हमारे पास प्री इमेज है। दिस इम्प्लाइज एवरी इवन नंबर हैज़ अ प्री इमेज अंडर f। ये हो गया। फिर केस 2 क्या है हमारे पास, केस 2 ये है कि अगर जो n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है ये ऑड हो जाए। अगर ये ऑड हो जाए तो क्या होगा, n प्लस वन जो होगा ये इवन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऑड नंबर में +1 कर दें तो वो इवन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं f n प्लस वन की वैल्यू देखूँ, n प्लस वन क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे यानी कि इनपुट में -1 करना है, इनपुट n प्लस वन है, इसमें -1 करना है। इसे सॉल्व करूँ तो n आ जाएगा। ये सारे ऑड नंबर है, यानी कि अगर ये 1 है तो यहाँ पे हमें प्री इमेज क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। यहाँ पे अगर हमारे पास 3 है तो प्री इमेज 4 होगी। यानी कि हर ऑड नंबर के पास एक प्री इमेज है अंडर f। यहाँ पे लिख लेंगे एवरी ऑड नंबर हैज़ अ प्री इमेज अंडर f। तो यहाँ से क्या हो गया, नेचुरल नंबर में दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक इवन और एक ऑड। इवन नंबर की भी प्री इमेजेस मिल रही हैं और ऑड नंबर्स की भी प्री इमेजेस मिल रही हैं, यानी कि इन टोटल हर नंबर की एक प्री इमेज आपको मिल रही है अंडर f। दिस इम्प्लाइज, या फिर कंबाइनिंग बोथ द केसेस, f इज ऑन टू, क्योंकि सबकी प्री इमेज मिल रही है। दिस इम्प्लाइज f is on 2 and hence the function f is 1 1 and on 2। Guys, अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे, ये आप याद कर सकते हैं। और ये कैसे आए हैं इनके बारे में हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एक हमें फंक्शन दिया गया है जो 1 2 3 4 सेट से खुद ही पर डिफाइंड है, यानी कि ये ए सेट है और ये बी सेट है हमारे पास। मॉड ए अगर देखा जाए, मॉड ए क्या होता है, मॉड ए होता है जो ए सेट, जो इधर हमारा डोमेन लिखा है उसमें कितने नंबर्स हैं वो है हमारा मॉड ए। यहाँ पे मॉड ए की बात की जाए तो कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। और मॉड बी की बात की जाए तो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं। हमें निकालना है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। m क्या है, m है हमारे पास कि डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, और b का मॉड ये n है हमारे पास कि को डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कम है या इक्वल है तो npm, अदरवाइज 0, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन n होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस हो जाएंगे। n है हमारे पास, ये 4 है हमारे पास m, और ये 4 है हमारे पास n। तो ये हो जाएगा 4p4, और 4p4 कितना होता है, 4p4 होता है फैक्टोरियल 4, या फिर इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसा आ जाएगा ये हमारे पास, 4p4 का फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। 4 माइनस 4 इज़ 0 फैक्टोरियल, और हमें पता होना चाहिए अभी तक कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है।
फैक्टोरियल 4 अपॉन 1। फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी हमारे पास 24 एंड दिस विल बी योर आंसर। 14 हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन रेशनल नंबर से रेशनल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है ये 1 1 है। फंक्शन है 3x माइनस 2। तो यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे। लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2 वेयर x1 एंड x2 ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, रेशनल नंबर के सेट से आ रहे हैं। और कौन से सेट से आ रहे हैं, डोमेन से आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x2 माइनस 2। यहाँ पे माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2, 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2, ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि क्योंकि हमने ये fx1 इज इक्वल्स टू fx2 से ये इम्प्लाई करा लिया, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है फंक्शन को। फंक्शन है 2x माइनस 1। प्रूव करना है कि ऑन टू नहीं है। 1 1 के बारे में नहीं पूछा है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ऑन टू नहीं है यानी कि इसका जो रेंज सेट होगा, जो रेंज सेट आ रहा होगा और जो कोडोमेन सेट है, ये रेंज सेट इसके पूरे कोडोमेन सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। यानी कि कोई नंबर तो यहाँ पे रह रहा होगा। कौन सा रह गया है यहाँ पे वो हमें देखना है। अगर हमें वो नंबर मिल जाता है तो हम प्रूव कर देंगे कि ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो f1 की अगर वैल्यू पुट करें तो f1 की वैल्यू आती है 1। यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है यहाँ पे देख लेते हैं। ये नेचुरल नंबर का ये हमारा रहा होगा नेचुरल नंबर डोमेन और ये नेचुरल नंबर कोडोमेन। यहाँ पे 1 2 3 4 सारे नंबर होंगे और यहाँ पे भी सारे नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 की वैल्यू कितनी आई, f1 तो आया मेरे पास 1 क्योंकि 2x माइनस 1 हो जाएगा 1। फिर अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो 2 की वैल्यू आई 3। क्या 2 किसी की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, हम वो चेक करेंगे। लेट fx इज इक्वल्स टू 2। हम मान लेते हैं कि fx की वैल्यू 2 है। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाइज कि 2x की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 3/2 विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन। यहाँ से हमने क्या देखा कि x की वैल्यू अगर 3/2 रखी जाएगी तभी fx की वैल्यू 2 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यानी कि डोमेन में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी इमेज 2 आए, क्योंकि डोमेन में तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं ही नहीं। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट नो सच x belonging to natural number that is domain such that fx is equals to 2। कोई ऐसा x नहीं है जिसकी इमेज 2 आ रही हो। दिस implies f is not onto and hence proved। क्वेश्चन नंबर 16 हमें शो करना है ये फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है fn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव इज नथिंग बट 1 1। हमें शो करना है कि ये 1 1 है। 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर में, डोमेन वाले नेचुरल नंबर में। ये दोनों सेट सेम ही होते हैं बट हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं कि हमने डोमेन से लिया है कि कोडोमेन से लिया है। एंड fx1 इज इक्वल्स टू fx2। हमने ऐसा लेट कर लिया है कि दोनों की इमेज सेम आ रही है। दिस मीन्स क्योंकि फंक्शन ऐसा डिफाइंड है n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम ये क्लेम करें कि x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर है तो x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा। तो ये सिर्फ तभी ट्रू होगा जब हमारे x1 x2 दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे। क्योंकि हमें दिया गया है कि x1 x2 नेचुरल नंबर से आ रहे हैं तो उसका स्क्वायर भी नेचुरल नंबर में ही होगा। और यहाँ पे x1 स्क्वायर है x2 स्क्वायर है, ये ऑब्वियसली नेचुरल नंबर से आ रहे हैं तो इनका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो वो एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए हम ये क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंटीजर्स के सेट पे या रियल नंबर के सेट पे ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है, नेचुरल नंबर्स के सेट पे ये ट्रू है ये कंडीशन। दिस इम्प्लाइज
F is injective and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 17, fm इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है और हमसे पूछा गया है कि फंक्शन 1 है या नहीं है। सिर्फ 1 फंक्शन के बारे में पूछा गया है। 1 फंक्शन के लिए हमने क्या सीखा है कि एफ एम वन इज इक्वल्स टू एफ एम टू करेंगे और देखेंगे कि एम वन इज इक्वल्स टू एम टू आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट एफ एम वन इज इक्वल्स टू एफ एम टू, और जहाँ पे ये m1 m2 कहाँ से आ रहे हैं, m1 एंड m2 आर बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कौन सा है, डोमेन का है। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अवॉइड करना चाहे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू m2 स्क्वायर प्लस m2 प्लस 2। यहाँ से ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे है m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर देखें, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिर्फ इतना पोर्शन, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 और यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पे है m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से m1 माइनस m2 कॉमन आ सकता है, तो इसे कॉमन ले लेंगे, m1 माइनस m2, और यहाँ पे ये हो गया m1 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए हैं। ऐसे हमने बहुत बारी सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो यहाँ पे या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 0 और m1 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ नॉट ट्रू या फिर नॉट पॉसिबल एज m1 एंड m2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है, नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर। m1 m2 हैं, दो पॉजिटिव नंबर हैं, दो पॉजिटिव नंबर हैं और ये 1 भी पॉजिटिव नंबर है, और प्रैक्टिकली 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 नहीं हो सकता। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल्स टू m2। सिंस fm1 इज इक्वल्स टू fm2 से हमने ये इम्प्लाई करा लिया है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज f इज़ 1 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉड x माइनस ए को हम डिफाइन कैसे करते हैं। मॉड x माइनस ए एक फंक्शन है, एक फंक्शन जो f x माइनस ए पे डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि मॉड x की वैल्यू होती है x माइनस ए जब x माइनस ए ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस x माइनस ए जब x माइनस ए लेस देन 0 होता है। इनफैक्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं हम यहाँ पे इक्वल्स टू की भी कंडीशन होती है। तो ये कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। हमें रेंज निकालनी है f(x) की। f(x) हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मॉड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो हमारे पास दो केसेस हैं, एक जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और एक जब x माइनस ए लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 तब f(x) की वैल्यू कितनी होगी, मॉड x माइनस 1 है तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कर रहे हैं, मॉड की ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप ये याद कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल होके 1। और नेक्स्ट कंडीशन है जब x माइनस 1 जो है ये लेस देन 0 होगा, यानी कि ये वाली, तब क्या हो जाएगी f(x) की वैल्यू, f(x) की वैल्यू हो जाएगी माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ध्यान रखना है सिर्फ मॉड वाले में वैल्यू चेंज करेंगे, नॉर्मल वाले में नहीं। तो ये चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा -1। तो हमने देखा x की वैल्यू से कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा हमारे पास। बस ध्यान आपको इतना देना है कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इस केस में हमारे x की वैल्यू जो है ये 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि हमसे सिर्फ रेंज पूछा गया है तो हम सिर्फ रेंज के बारे में बताएंगे। अगर डोमेन के बारे में पूछा जाता तो यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते थे। यहाँ पर लिख लेंगे, डोमेन अगर पूछा जाता डोमेन ऑफ f, तो वो कितना होता, कोई भी रियल नंबर, बस 1 नहीं, क्योंकि अगर 1 होता तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाता। और अगर रेंज लिखनी है तो रेंज ऑफ f कितनी होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, रेंज ऑफ f हमारी कितनी आई, ये सेट आया 1 और -1 का, क्योंकि इसके अलावा कोई भी वैल्यू हमारी
f की नहीं आएगी, एंड हेंस द रेंज ऑफ f इज अ सेट ऑफ 1 and -1 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हमें बोला गया है डोमेन निकालने को। तो डोमेन और रेंज हम एक्सरसाइज 1.2 में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके आगे वाले एक्सरसाइजेस के लिए, एंड स्पेशली अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी। तो डोमेन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बेसिकली डोमेन में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि अगर कोई स्पेशल फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है ये ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स में तो एक्स हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। कंडीशन बस हमें क्या चेक करनी है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो ना हो। फॉर डोमेन, यहाँ पे हमें निकालना है डोमेन 5 - 3 sin x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब ये नहीं होना चाहिए, तो ये कब कब होगा ये देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 3 sin x इज नॉट इक्वल्स टू, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो sin x की वैल्यू है ये कभी भी 5/3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब 5/3 होता क्या है, 5/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हमें इतना तो पता है कि sin x की वैल्यू जो होती है ये -1 से 1 के बीच में वेरी करती है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर, कोई भी x हम यहाँ पे रखें तो sin x की वैल्यू 5/3 नहीं आएगी। इसका मतलब है कि डोमेन के लिए हम यहाँ पे x में हम पूरा का पूरा रियल नंबर पूरे का पूरा रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डोमेन इज R। हमारा डोमेन कितना है, रियल नंबर का सेट है, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हमें रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। तो हम क्या करेंगे, किसी नोन वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट इसकी डोमेन क्या होगी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर आप प्रोसीड करेंगे तो इसकी भी डोमेन R ही आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं D हमारी क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे cos x की वैल्यू हमें पता है कि -1 से 1 के बीच में लाई करती है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंगिंग टू डोमेन या फिर रियल नंबर। फिर यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1, साइन चेंज हो जाएगा -cos x, और यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में फिर से लिख देंगे तो यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे लिख लिया। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें देखना है यहाँ पे 2 है, तो पूरी इक्वेशन में हम 2 ऐड कर देंगे। तो ये जगह 2 - 1, ये जगह 2 - cos x, और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो ये 3। हमें एक चीज़ और क्या चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यहाँ पे, एंड ऑल्सो 2 - cos x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज cos x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2, और cos x तो 2 के इक्वल कभी होता ही नहीं है, विच इज़ ट्रू। यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो इसके बारे में अब हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब हमें चाहिए कि हम इसे रेसिप्रोकल कैसे करेंगे। तो इसके रेसिप्रोकल के लिए आपको क्या करना है, कोई भी अगर इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू वाई, x लेस देन इक्वल्स टू वाई है, एंड x और y दोनों क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो क्या हो जाता है, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूँ तो 1/y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/x हो जाता है। बस दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाती हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे, और 1/x यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे 1/y करेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे। बस ऐसा क्यों हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 हम लिख रहे हैं, विच इज़ ट्रू, इसका रेसिप्रोकल करें तो हाफ, और यहाँ पे 1/3। अब क्या हो गया, हाफ तो 1/3 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। एक्स और वाई का साइन अगर सेम है तभी ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे ये एक्स और वाई का अगर हम देखें 1 और 3 दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ पे हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 साइन चेंज हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। यहाँ पे 1/2 माइनस cos x, और यहाँ पे भी साइन चेंज, यहाँ पे भी ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज कि 1/3 यहाँ पे 2 माइनस cos x, और यहाँ पे 1। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं fx, क्योंकि यही तो हमारा फंक्शन है गिवन। तो ये आ गया। यहाँ पे fx
की जो वैल्यू निकल के आती है वो ही हमारी रेंज होती है। दिस इम्प्लाइज रेंज इज कितना है, हम देख सकते हैं कि क्लोज इंटरवल में 1/3 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो दिस विल बी योर रेंज एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 21 हमें निकालना है इसमें रेंज। डोमेन हम यहाँ से जनरल मेथड से देख सकते हैं कि रियल नंबर ही होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, तो वो हमने लिख लिया है, वो हमें फाइंड नहीं करना है बट हमें डोमेन पता होना चाहिए। तो डोमेन हो गया, रेंज हमें निकालनी है। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, हम कोशिश करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स है तो हम कोशिश करेंगे कि ये कोई रिड्यूस होकर एक ही टर्म में आ जाए। यहाँ पे 1 है, इसको आसान करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड, √2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ अगर पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 1/√2 sin x और यहाँ पे 1/√2 cos x। ये हो गया, यहाँ पे कितना हो गया √2 और 1/√2 होती है cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ cos π/4 और ये हो जाएगा sin x, प्लस यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ sin π/4 और ये हो जाएगा cos x। इस तरह से fx को लिखा जा सकता है, नो डाउट। तो यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज √2, ये है sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्म, ये आपको याद होना चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये हो गया sin a प्लस b यानी कि sin x प्लस π/4। तो देखा जाए एक तरीके से तो अब हमको इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज के लिए क्या होगा, साइन में कुछ भी लिखा हो, कोई भी एंट्री हो साइन की, वो उसकी वैल्यू तो हमेशा कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, -1 से +1 तक ही वेरी करती है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये होता है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा -√2, यहाँ पे √2 sin x प्लस π/4 और यहाँ पे √2, ये हो गया। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी हमेशा, और ये क्या है, ये तो है fx, तो -√2 से लेकर √2 तक fx की वैल्यू वेरी करेगी, और जहाँ पे fx की वैल्यू वेरी करती है वही होता है हमारा रेंज। दिस इम्प्लाइज रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू कितनी है, क्लोज इंटरवल में -√2 से +√2, क्लोज में क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू भी लगा हुआ है। ध्यान देना है आपको एक चीज़ का कि यहाँ पे अगर π/4 लिखा है तो ही हम यहाँ पे कर पाए, यहाँ पे कुछ और अगर नंबर लिखा होता, पाई लिखा होता, 2π लिखा होता, हम हमेशा एक बार ही देखते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर x के साथ अगर कुछ भी लिखा हो तब तो ये -1 से 1 ही रहेगा, बट अगर हमारी डोमेन चेंज हो जाती या फिर कोई भी वैल्यू इसमें चेंज होती है, x की जगह 2x लिखा होता, तो यहाँ पे हम -1 से 1 नहीं लिखते, हमें उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते। क्वेश्चन नंबर 21 सेकेंड पार्ट, एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 1 और 1 नहीं है। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, वैसे तो ट्रेडिशनल मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, 3 को a cos थीटा और 4 को b sin थीटा या a sin थीटा लेके सपोज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे भी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक हम अप्लाई करने वाले हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी साइन का और कॉस का कोफिशिएंट है यानी कि 3 और 4, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दें और इसका अंडर रूट निकाल लें, ये करना है। ये कितना आएगा, 9 + 16 25 और 25 का अंडर रूट 5 आया हमारे पास। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में √2 के लिए किया था, तो √2 के लिए भी वही किया था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ये हो गया 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x, ऐसा हो गया। लेट 3/5 को अगर आप डायरेक्टली अब cos x या cos थीटा के इक्वल ले लेते हैं, x यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर आप ये cos थीटा ले लेते हैं तो ये इम्प्लाई कर देगा, यही स्टेटमेंट इम्प्लाई कर देगा कि sin थीटा की वैल्यू 4/5 है। कैसे है, यहाँ पे आप एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए और यहाँ पे थीटा अगर आप ये ले रहे हैं तो cos थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर की वैल्यू देखेंगे तो ये 4 आएगा। आप ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना के शो भी कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। इस तरह से आपने शो कर दिया तो ये इम्प्लाई कर देगा कि साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, और इसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। लिख दीजिए पुट इन 1।
तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। अगर आप वो सपोज करने वाला मेथड करेंगे कि लेट 3 इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, तब भी सेम आंसर ऐसे ही आने वाला है, बट ये थोड़ा समझने के लिए आसान रहता है। 3/5 की वैल्यू है कॉस थीटा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस यहाँ पे है हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पे कॉस एक्स। फिर से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे हो गया साइन एक्स प्लस थीटा। हमें चाहिए थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसी है वो हमें देखनी है। यहाँ से अगर आप देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इनवर्स 4/5 या फिर आप कह सकते हैं कॉस इनवर्स 3/5। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए वेयर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5 या फिर कॉस इनवर्स 3/5, जैसा भी आपको सही लगे। ये हो गया। अब फिर से सिंस हमें पता है कि इस पूरे साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही वेरी करने वाली है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है तो ये ऐसा ही होगा, -1 से 1 के ही बीच में वेरी करेगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे अगर मैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -5 से लेकर 5 साइन एक्स प्लस थीटा की वैल्यू -5 से 5 तक वेरी करेगी। और ये क्या है, ये तो एफ एक्स है हमारे पास, तो दिस इम्प्लाइज -5 एफ एक्स और लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया हमारे पास, यहाँ से हमें डायरेक्टली इम्प्लाई हो गया कि रेंज ऑफ एफ कितनी है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल में देख सकते हैं -5 से 5 तक, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड 2x - 3। मॉड के बारे में हमने देखा था, ये फंक्शन है मॉड 2x - 3। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही 2x - 3 होती है जब 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। और ये माइनस टाइम्स ऑफ 2x - 3 होगा जब x इज़ लेस देन 3/2 होगा। इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये किसकी इक्वल है, ये है -2x + 3 से ऐसे लिख लेते हैं, -2x + 3। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है क्या फंक्शन 1 है कि नहीं है। 1 का मतलब है कि किन्हीं भी दो x की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, अगर आ गया तो मतलब वो 1 नहीं है, वो मैनी 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, f1 की अगर मैं वैल्यू देखूँ, f1 किस में आएगा, 3/2 जो होता है वो होता है 1.5, यानी कि ये जो 1 है x है ये 3/2 से छोटा है, यानी कि ये वाली वैल्यू लेंगे तो ये -2 × 1 + 3, ये वैल्यू आई 1 के इक्वल। ओके, इसके बाद हम लेंगे f2 की वैल्यू। f2 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो वो क्या है, 3/2 से बड़ा है वैल्यू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 2 - 3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 दैट इज़, यहाँ पे इंटू का साइन, 4 - 3 दैट इज़ 1। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 एंड 2 बिलोंग टू रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, बट f1 इज इक्वल्स टू f2, f1 f2 इक्वल आ गए। दिस इम्प्लाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज अंडर f, hence f is not 1 सेकेंड पार्ट हमें देखना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। तो हम रेंज निकालेंगे एफ एक्स की। तो रेंज निकालने के लिए क्या है, वी नो दैट, यहाँ पे देख लेते हैं, वी नो दैट एक्स की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, -∞ से ∞ तक वेरी कर रही है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये ∞ से -∞ तक वेरी करेगी। -3 कर देंगे तो भी ये सेम ∞ से -∞ तक, -∞ से ∞ तक वेरी करेगी। यहाँ पे क्या करना है, मॉड ले लेना है। मॉड का मतलब क्या हो गया, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़। अगर आप नंबर स्केल पे देखें तो यहाँ कहीं -∞ होगा, यहाँ कहीं ∞ होगा, बीच में होगा 0। 0 के बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये 2x - 3 ये सारी वैल्यूज़ लेता है, लेकिन जब हम इस पर मॉड लगा लेंगे तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ देखेगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या है,
ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये ज़ीरो भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे मॉड लगा लेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, और ये ज़ीरो इसमें आ रहा है इसलिए ज़ीरो के साथ इक्वल्स टू लगेगा यहाँ पे 2x - 3 और ये इन्फिनिटी। और यहाँ से हम देखें अगर तो ये कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज रेंज ऑफ एफ कितना हो गया, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम ज़ीरो टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ये आ गया रेंज। अब रेंज तो हमारी रियल नंबर की प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ये वाले पोर्शन तो इसमें रह गए, यानी कि जितने भी निगेटिव नंबर हैं वो तो हमारे कभी भी नहीं आएंगे एफ की इमेज में, यानी कि रेंज में कोई भी निगेटिव नंबर नहीं है। दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए सेट में है 1, 2 और 3, बी सेट में है 3 और 5। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, एक चीज़ ध्यान रखनी है जो हमने फॉर्मूलेज अभी देखे, उसमें हमें क्या करना है, ए सेट में अगर m एलिमेंट्स है और बी सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो क्या फॉर्मूला होगा। ध्यान रखना है, हमने डेफिनेशन दे रखी है a to b, तो a to b में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं हमारे पास n की पावर m, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो n कितना है, n है हमारा b में कितने एलिमेंट्स है 2 हैं, और m कितना है यानी कि a में कितने एलिमेंट्स हैं 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि इसके अंदर नंबर कौन से हैं, हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं। एंड दिस इज 2 की पावर 3 दैट इज 8 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 24 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखें ए सेट में कितने नंबर्स हैं, 3 हैं। नंबर्स नहीं, कितने एलिमेंट्स हैं, एक तरह से कितने एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हमारी m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू अगर हम देखें 1, 2, 3, 4 है एलिमेंट्स, तो n की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आ जाएगा 64 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ए सेट में है 2 एलिमेंट्स a और b, यानी कि m की वैल्यू है 2 और b सेट में है 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हमें निकालने हैं नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शंस। तो नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शंस होंगे n p m, परम्यूटेशन है अगर m की वैल्यू n से कम या इक्वल है तो, और 0 होंगे अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है। ऐसा क्यों है, 0 कैसे हो सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास 2 सेट है, ये a सेट है, ये b सेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाए हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे 1, 3, 5, जैसे हमें तो a से b बनाना है बट मान लेते हैं हमें b से a बनाना होता, तो क्या होता, यहाँ पे 1, 3, 5 और यहाँ पे a b। अगर 1, 1 फंक्शन है यानी कि किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती, हमने ये बना लिया, हो सकता है हम 3 और 5 से लेके बना लेते, 1 को छोड़ देते। लेकिन ये मैपिंग जो है, ये जो रिलेशन है, ये फंक्शन कब बनेगा, ये तब बनेगा जब इसके हर एलिमेंट के पास एक इमेज हो, बट यहाँ 5 के पास कोई इमेज नहीं है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, इस वाले सेट से कोडोमेन से ज़्यादा होंगे अगर हमारे पास डोमेन में नंबर, तो कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ रह जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे जो डोमेन है इसमें कोडोमेन से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स हैं तो वो 1, 1 तो कभी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे m n से बड़ा है तो नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शंस 0 होंगे। m यहाँ पे क्या है, a सेट की कार्डिनैलिटी, a सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो डिनोट करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा हमारे पास, n की वैल्यू है हमारे पास 3 और m की वैल्यू है 2, 3p2। सिंस यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, इसलिए। और 3p2 कितना होता है, फैक्टोरियल 3 अपॉन परम्यूटेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे 1। हो सकता है कई लोग फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हो, तो दोनों चीज़ें ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास 6 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। ए सेट में है हमारे पास 3 एलिमेंट्स और बी सेट में है हमारे पास 2 एलिमेंट्स। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है फॉर्मूला कि कैसे करेंगे, बट 1-2 बार आप करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है, लेस देन इक्वल्स टू m है, हाँ यहाँ पे 2 की वैल्यू 3 से कम है, n की वैल्यू m से कम है। दिस इम्प्लाइज हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, सिग्मा
r की वैल्यू 1 से जाएगी n तक। n है हमारे पास 2, यहाँ पे 1 से 2 तक है, यानी कि कम नंबर्स ही हमें लिखने पड़ेंगे, ये अच्छी बात है। -1 n है हमारे पास 2, 2 माइनस r, r की वैल्यू वेरी करेगी, NCR यानी कि 2CR, और r की वैल्यू r की पावर m यानी कि r क्यूब। सिंस यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, ऐसा है इस वजह से। अब इसे सॉल्व करेंगे। पहले इसे सॉल्व करने में हो सकता है आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आए, बट आपको बहुत इजी लगेगा अगर आप इसे स्टेप वाइज करेंगे। पहले r की वैल्यू 1 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -1, 2 माइनस 1, r की वैल्यू 1 पुट की, फिर 2c1 और r की वैल्यू 1 पुट की, तो ये क्यूब, ये हो गया हमारा पहला। प्लस अब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, -1 की पावर 2 माइनस 2, 2c2, और यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 का क्यूब, इस तरह से। अब r की वैल्यू 3 तो पुट करनी नहीं है, तो इतना ही हमें सॉल्व करना है। -1 की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है 1, और -1 की पावर 1 हो जाएगा -1। फिर 2c1 कितना होता है, 2c1 वैसे तो 2 ही होता है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि nc1 की वैल्यू होती है n, यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1, प्लस -1 की पावर 0 हो जाएगा 1, 2c2, जैसे आपने देखा कि nc1 की वैल्यू n होती है, वैसे ही ncn की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे है 2c2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे कितना आया, ये हो गया -2 प्लस 8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 के इक्वल, एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 27, फिर से ऑन टू फंक्शन पूछा गया है। ए सेट में है हमारे पास 4 एलिमेंट्स और बी सेट में है हमारे पास 2 एलिमेंट्स। हमसे पूछा गया है कि ए सेट से बी सेट पे कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। तो फिर से हम सॉल्व कर लेंगे सेम मेथड से। कैसे करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा कि 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, विच इज़ ट्रू, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n यानी कि 2 तक वेरी करेगी, फिर से -1, 2 माइनस r, NCR यानी कि 2CR पे r की पावर m, m है हमारे पास 4, तो वो लिख लिया है यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद इसमें हमें r की वैल्यू वेरी करनी है। r की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2CR, r की वैल्यू 1, और उसके बाद 1 की पावर 4, प्लस करेंगे। सिग्मा प्लस के लिए होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 माइनस 2 विच इज़ 0, फिर यहाँ पे 2c2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 -1, 2c1 हो जाएगा 2, और 1 की पावर 4 1, प्लस -1 की पावर 0 1, 2c2 1, और 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 16, तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 16 यानी कि 14, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। ए सेट में है 3 एलिमेंट्स और बी सेट में भी हैं 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला लिखा है, फैक्टोरियल m होगा अगर m और n इक्वल हैं, और 0 होगा अगर इक्वल नहीं है तो। ऐसा क्यों है, 1 1 ऑन टू का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज हो और कोई भी एलिमेंट इधर बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 है, और यहाँ पे ABC है जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक और एलिमेंट है D, सारे फंक्शन हमने 1 1 कर दिए। अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑन टू नहीं रहेगा, और अगर इधर एक भी एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो इस केस में हमारे पास m और n दोनों की वैल्यू है 3, हमें निकालना है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 6, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सेम क्वेश्चन है। ए सेट में लेकिन 4 एलिमेंट है और बी सेट में 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ बाइजेक्शंस का मतलब होता है नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए सेट में है 4 एलिमेंट और बी सेट में है 3 एलिमेंट्स, और क्लियरली m is not equal to n, that is 4 is not equals to 3. This implies number of bijections. Bijections क्या होते हैं, 1 1 on to functions. तो number of bijections from a to b is equals to 0, and this will be your
आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हमें बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन है, इसमें से कौन सा ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से है कि इधर से आया कर्व और यहाँ पे टच किया और ऐसे चला गया। तो आपको बस एक बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है किसी भी कर्व को जज करने से पहले। अगर आपको देखना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है, तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ जो आपको यूज़ करनी है वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि किसी भी x के पास 2y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखना चालू करेंगे जितना भी हमारे पास ग्राफ है, क्या इस x के पास, क्या यहाँ पे एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो क्या ये कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी तरह आप एक काम करिएगा, आपके पास स्केल होगी, आप उस स्केल को ऐसे रखिएगा और देखिएगा क्या ये कर्व इस स्केल को कितनी बार क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे एक बार हर जगह एक बार कर रहा है। यहाँ पे मैंने देखा पूरी लाइन पे जितना भी मैंने इसे कर्व को ट्रेस किया, इस पूरे स्केच पेन को मेरे ये कर्व सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है दिस इज़ अ फंक्शन। अब ये जो भी कर्व डिफाइन है, दिस कर्व डिफाइंस अ फंक्शन। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे इसे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पर टैंजेंट की तरह वर्क कर रहा है, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पे क्या हुआ, x की एक ही वैल्यू पे दो इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। कहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ये हमने लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे देखा x की ये जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे y की दो वैल्यूज़ आ रही होंगी। यहाँ पे मान लेते हैं x अगर ये -1 है, अगर ये x -1 है तो यहाँ पे y की वैल्यू हो सकता है यहाँ पे -1 आ रही हो, यहाँ पे 1 आ रही हो, y की कोई भी दो वैल्यूज़ आ रही होंगी। और ये ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा है। इवन अगर एक जगह भी हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम ऐसे लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी x की सेम वैल्यू पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं। इस स्केच को दो जगह ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है जब हम x एक्सिस पे से मूव करा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भी फंक्शन नहीं होगा। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे सिंस द सेम वैल्यूज़ ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ y, हेंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे रीज़न है कि x की सेम वैल्यू पे, x की सेम सिंगल वैल्यू पे दो डिफरेंट y की वैल्यू मिल रही हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। फोर्थ पार्ट अगर देखें, थर्ड पार्ट एक पैराबोला था, वो फंक्शन नहीं था। फोर्थ पार्ट भी एक तरह का पैराबोला है। देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, फिर से आपके पास स्केल होगी, स्केल से कर सकते हैं, पेन पेंसिल किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे पूरे एक्स एक्सिस पे की सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है दिस इज़ अ फंक्शन एंड दिस कर्व रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 31, हमें दोनों कर्व्स का हमें रेंज बताना है। रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है fx, या फिर हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, यही होता है हमारा रेंज। पहला कर्व अगर हम देखें, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कर्व है और ये कर्व कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y एक्सिस में। यानी कि यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कर्व की कितनी आ रही है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है मेरे पास -1, यहाँ पे देख सकते हैं -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 3। और जब इतना देख लेंगे तो देखेंगे क्या पूरे कर्व में कहीं पे कोई ब्रेक पॉइंट तो नहीं है, कहीं पे ऐसा तो नहीं बना हुआ है। इसका मतलब है जहाँ पे आपको ऐसा सर्कल मिलेगा, इसका मतलब है वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई पॉइंट हमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा हमारा रेंज क्या है, -1 से 3 तक। और देखेंगे क्या एंड पॉइंट पे तो ऐसे सर्कल नहीं बना है, तो वो भी नहीं बना है। इसका मतलब है एंड पॉइंट्स जो ये हैं ये भी इंक्लूडेड हैं। तो रेंज ऑफ फर्स्ट अगर हम यहाँ पे लिखें, देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, रेंज फर्स्ट वाले की कितनी हो जाएगी, क्लोज इंटरवल में -1 से 3। इसके बाद सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें, इसकी रेंज देखें तो इसकी रेंज में क्या खास है, मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें, मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू आई, इससे नीचे कहीं पे भी ग्राफ नहीं जा रहा है। मिनिमम वैल्यू है -1, यहाँ पे लिख लेते हैं रेंज कितनी है हमारी, -1 क्लोज इंटरवल में। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो हमें एकदम से देख के तो लगेगा कि ये हमारा आंसर है, बट ये नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी ग्राफ ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा ओपन एंड है। ओपन का मतलब है ये वैल्यू y की सारी ले रहा है, बट यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और ये कहाँ पे है,
अगर आप ग्राफ बुक में ध्यान से देखेंगे, अपना डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो ये 2 पॉइंट पे है। और हमेशा ध्यान देना है, रेंज निकालेंगे तो y एक्सिस और डोमेन निकालेंगे तो x एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है, 2, यानी कि 2 तक जाना है, 2 नहीं लेना है। फिर 2 के बाद से सारी वैल्यू लेनी है, 2 नहीं लेना है, और क्लोज इंटरवल 3। दिस विल बी योर रेंज एंड हेंस दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन 32 हमें बताना है कि 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए क्या चेक करना होता है, हर x के पास डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। इसको भी आप कैसे देख सकते हैं, अभी जैसे हम फंक्शन देखने के लिए ऐसे पेन को चला रहे थे और देख रहे थे कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अब 1 1 देखना है तो आपको y एक्सिस पे देखना है। अगर y एक्सिस पे कहीं पे भी आपको दिख जाए कि 2 बार या 2 से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा नॉट 1 1। तो यहाँ पे देखा, जैसे ही आप इधर लेके आए, आपने देखा कि ये कर्व इस पेन को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि x की डिफरेंट वैल्यू पे सेम y की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें, x यहाँ पे कुछ -1 हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 1 हो, लेकिन दोनों की y की वैल्यू, दोनों की इमेज की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हैव सेम वैल्यूज ऑफ fx, हेंस नॉट 1 1। ये है फर्स्ट पार्ट का स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट की अगर बात की जाए, फिर से सेम टेस्ट करना है। इस पेन को यहाँ पे रखा और देखा कि यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। ये पूरा हम चेक करेंगे, हर जगह एक ही बार ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि पूरे y एक्सिस पे इस पेन को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट किया, यानी कि ये फंक्शन है 1 1। और स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ fx, हेंस इट इज़ 1 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। Guys, if you like this video, do give it a thumbs up. Also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching.